हेलो नमस्कार दोस्तों। दिस इज़ आकाश मुले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग पे। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का कारण यही है कि जो एम्स का जो CRE जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट जो एग्ज़ामिनेशन होती है, ओके, जो एम्स की, ओके, वो एडवर्टाइजमेंट आ गई है। क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि 2024 दिसंबर में या नवंबर में वो एग्ज़ाम आएगा, लेकिन थोड़ा लेट हो गया और उसका एडवर्टाइजमेंट आज रिलीज़ हुआ है। ओके, और ये कंफर्म 100% कंफर्म एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि हमने वेरीफाई किया है एम्स के वेबसाइट से। तो ऑलरेडी एम्स के एग्ज़ामिनेशन वेबसाइट पे आ गया है ये जो CRE है 2025 CRE। ओके, तो उसका जो फॉर्म भरने का डेट है आज ही से शुरू हो जाएगा और ये 31 तारीख तक, 31 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, तो पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट भर लेते हैं। और ये एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ESIC नर्सिंग ऑफिसर, ओके, जो UPSC ने कंडक्ट की थी, उसी से अभी UPSC वो एग्ज़ाम ये नर्सिंग ऑफिसर का नहीं लेने वाली है। UPSC ने जो लास्ट टाइम एग्जामिनेशन लिया था वो कंटिन्यू करेगा, उसका रिक्रूटमेंट होगा, क्योंकि उनका शॉर्ट लिस्ट हो गए कुछ कैंडिडेट, उनका अभी DV रहेगा और उसका उनका फाइनल ये रहेगा, क्या बोल रहे हैं, रिक्रूटमेंट रहेगा। ओके, साथ ही साथ अभी इस बार 574 जो वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की, जो ESIC, ओके, प्रॉपरली एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि दिल्ली चलाता है, तो उसका रिक्रूटमेंट आया है। अभी ESIC नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट में 80-20 लग गया है। जो एम्स का जो पैटर्न है 80-20 का, जो 80% है वो आपके फीमेल लेंगे और 20% मेल लेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूँ, ओके, साथ ही साथ आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जो ESIC की जो फार्मासिस्ट है, जो आयुर्वेदा की फार्मासिस्ट, होम्योपैथी की फार्मासिस्ट और एलोपैथी की फार्मासिस्ट, इनका भी रिक्रूटमेंट है। साथ ही साथ ECG टेक्नीशियंस है, उनके भी है, रेडियोग्राफर के भी है। ओके, OT टेक्नीशियंस, OT असिस्टेंट, उनके भी है, और MRD टेक्नीशियंस। ओके, तो साथ ही साथ यहाँ पे एम्स, जो जितने भी एम्स है ऑल इंडिया के, वहाँ पे जो नॉन टेक्निकल जो थे जो पोस्ट थे, वो पूरे CRE के द्वारा भरे जाते हैं। और साथ ही साथ अभी ESIC भी वही से रिक्रूटमेंट करेगा नर्सिंग ऑफिसर का, एज वेल एज बाकी जो ESIC हॉस्पिटल में जो कैंडिडेट लगते हैं, जो पोस्ट लगती है, वो पूरी CRE की तरह CRE जो एग्जामिनेशन है वहाँ से भरी जाएंगी। और डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। ओके, और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, ओके, जो एम्स के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की भी रिक्रूटमेंट आई है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, SNO, जो SNO का, देन ESIC नर्सिंग ऑफिसर का, और पूरे जो पोस्ट है सबका यहाँ पे क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है, कैसा पेपर रहने वाला है, कैसा रिक्रूटमेंट होने वाला है, सब कुछ, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ यहाँ पे हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैक्सिमम शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और पढ़ाई पे लग जाइए, क्योंकि मैंने बोला था, बार बार बोलता हूँ कि सिर्फ आप पढ़ाई करो, डेफिनेटली एग्ज़ाम आते रहेंगे। तो ये बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है। अगेन, वंस अगेन ESIC नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आई है, वंस अगेन SNO का रिक्रूटमेंट आया है। अभी बहुत सारे देखा होगा कि SNO जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, जो नर्सिंग ऑफिसर के बाद SNO की पोस्ट होती है एम्स नर्सिंग ऑफिसर में। ओके, तो वहाँ पे अभी बहुत सारे प्रमोशंस हो चुके हैं। अभी प्रमोशंस होने के बाद ही उन्होंने एम्स ने क्या किया है कि रिक्रूटमेंट पब्लिश किया है। ओके, तो देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम बात करेंगे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की और नर्सिंग ऑफिसर की। साथ ही साथ जो बाकी के कैडर है, जैसे लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर है, देन उसके बाद OT टेक्नीशियंस है, उन्होंने पूरी एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है। और आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको आंसर देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए एडवर्टाइजमेंट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे, CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, सॉरी कंबाइन नहीं, इट्स अ कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, उसका एडवर्टाइजमेंट आज ही के दिन, ओके, आज 8 का है, ओके, लेकिन ये आज ही के दिन यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ये कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 का ही, क्योंकि 24 में नहीं हुई है तो उन्होंने नाम दिया है, क्योंकि 2025 की ओर से ये नवंबर दिसंबर में 2025 में जाएगी। ओके, यहाँ पे बोला है पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस, एम्स एंड अदर जो बॉडीज़ है, जो ऑटोनॉमस बॉडी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने के जो पोस्ट है वो पूरे CRE के द्वारा भरे जाएंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस में आपको देखना है कि आपके फॉर्म कब से शुरू होंगे। फॉर्म
कल ही के दिन, ओके, 7 तारीख से, ओके, 7 जनवरी से ही शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन जाके आप फॉर्म भर सकते हो और आप फॉर्म कब तक भर सकते हो? 31 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हो। यानी लगभग आपके पास 20 से 25 दिन का आपको टाइम मिल जाएगा फॉर्म भरने के लिए, ओके, 20 से 22-25 दिन का, ओके। देन उसके बाद आपने जो फॉर्म भरा है उसका स्टेटस, यानी आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, वो 11 फरवरी को पता चलेगा, ओके। अब ये फॉर्म आपको इसी में आपको फॉर्म भरना है, ये डेट में ही आपको 7 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक फॉर्म भरना है। एंड उसमें अगर करेक्शन करना है तो आपको 12 से लेके 14 आपको फरवरी टाइम दिया जाएगा, इसमें आपको करेक्शन करना है कुछ अगर आपने गलती से फॉर्म में भर दिया है तो, ओके, ठीक है। देन आपको एडमिट कार्ड कब मिलेगा? एडमिट कार्ड एज पर एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको मिलेगा। और डेट ऑफ स्किल टेस्ट इसका भी बाद में, अब बहुत सारे इसमें वो स्किल टेस्ट भी लेने वाले हैं, ओके। बहुत सारे एग्जामिनेशन में अब यहाँ पे बहुत सारी रिक्रूटमेंट है, आप एक पढ़ो, क्योंकि अगर पूरा समझाने जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसका एग्ज़ाम कब होना? इसका एग्ज़ाम होगा 26 फरवरी या 28 फरवरी, ये बीच में, 26 से 28 के बीच में, यानी आप 26, 27 एंड 28, ये 3 दिन इसका एग्जामिनेशन होगा फरवरी में, ओके। तो आप जान लो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ओनली लगभग आपके पास कितने दिन है? एक 50 डेज़ आपको पकड़ के चलो कि भाई 50 दिन में हमको पढ़ाई करना है। अगर आपने बहुत अच्छे से नॉर्सेट का अगर पढ़ाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि नहीं सर एडवर्टाइजमेंट आएंगी हम पढ़ेंगे, तो भाई तुम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता, तुम अगर पढ़ोगे तो आपको ही यहाँ पे क्या होगा? आपको फ़ायदा मिलेगा। अब देखो कौन कौन से इंस्टीट्यूट यहाँ पे, एम्स अवतिनुपोरा, ओके, जो जम्मू में आता है, भटिंडा, भोपाल, बीबीनगर, भुवनेश्वर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी और न्यू दिल्ली, मंगलागिरी, एम्स नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश, विजयपुर, इतना है, ओके। साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और ऑटोनोमस बॉडीज़ है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट है वो जो न्यू दिल्ली का, वो उसने वहाँ की भी रिक्रूटमेंट भरी जाएंगी। देन एम्स की सेंट्रल आर्म फोर्स, ओके, जो CAPFIMS जो इंस्टीट्यूट है जो न्यू दिल्ली का जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट, वहाँ पे भी पोस्ट भरी जाने वाली है यहाँ पे। और ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन दिल्ली का, वहाँ पे भी भरी जाने वाली है। रिम्स इम्फाल का है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहाँ पे भरी जाने वाली है। देन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, दैट इज एजवाल का भी भरा जाएगा। देन यहाँ पे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज जो सफदरजंग जो हॉस्पिटल है वहाँ की भी जगह भरी जाएंगी। एंड रूरल हॉस्पिटल ट्रेनिंग जो नजफगढ़ का है वहाँ पे भी भरी जाएंगे। और लास्ट में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ओके, ICMR, वहाँ की भी जगह भरी जाने वाली है। तो इतने इंस्टीट्यूट में यहाँ इंस्टीट्यूट की रिक्रूटमेंट ये इसमें आपको पता चले जाएंगे, ओके। यहाँ पे क्या बोला है? पूरा का पूरा जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन मोड से भरना है, ओके। यहाँ पे ये एग्जामिनेशन के द्वारा ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट भरी जाने वाली है, ग्रुप ए नहीं, ओके। आपको बोला है कि भाई ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसकी कॉपी निकाल के रखना है, कोई भी आपको कहीं पे भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, ओके। यहाँ पे बोला है जो भी आप पेमेंट भर रहे हो वो पेमेंट का जो रिसिप्ट मिलता है, स्लिप मिलता है, वो भी आपको रखना है रिकॉर्ड के लिए। देन उसके बाद जो करेक्शन कर रहे हो, करेक्शन के लिए आपका जो ईमेल लेटर वगैरह जो आएगा उसको भी अच्छे से संभाल के रखना है, ये यहाँ पे उन्होंने बोला है, ठीक है। उसके बाद आपने पूरे फॉर्म अच्छे से भरना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, ओके, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने बोला है कि फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, ये सब कुछ जो गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से ही आपको भरना है, अदरवाइज आपका फॉर्म ये हो सकता है रिजेक्ट हो सकता है। चॉइस एंड प्रेफरेंसेस, यानी जैसे अभी यहाँ पे इतनी सारी जगह निकले, जैसे आपने ESIC में देखेंगे तो महाराष्ट्र की अलग निकलेगी और अपने कर्नाटका की अलग है, ओके, ठीक है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है तो इसमें चॉइस ऑफ प्रेफरेंस आपके किसके हिसाब से मिलेंगे? आपको जो मार्क्स मिला है, जो ऑर्गेनाइजेशन में कितनी जगह है उसके हिसाब से ही आपको ऑर्डर ऑफ चॉइस मिलने वाला है। तो इसीलिए अगर आपको आपने होम स्टेट में आपको ये चाहिए, आपको वैकेंसी, आपको जॉब चाहिए, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। जहाँ जहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बोला है वहाँ पे आपको क्लियरली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे देना है। जैसे अभी एम्स का जो ये है, जैसे अगर GNM कैंडिडेट है, अगर ESIC का है, ESIC में GNM है तो GNM के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोला है, ठीक है, ओके। 50 बेडेड हॉस्पिटल का 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोला है ESIC नर्सिंग ऑफिसर के लिए, ओके। अगर यहाँ पे SNO की बात करेंगे तो आपको कोई भी इसमें मिनिमम 200 बेडेड हॉस्पिटल का, 200 बेडेड हॉस्पिटल का आपको कितना पूछा है?
200 बेडेड का आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस पूछा है हर हॉस्पिटल का, अगर एसएनओ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए। एंड नर्सिंग ऑफिसर के लिए बोला है तो जीएनएम हो आप तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ओके, अगर आप बीएससी नर्सिंग हुए हैं तो आपको ईएसआईसी के लिए बीएससी नर्सिंग हुआ है तो आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, पीबी हुआ है तो कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, एमएससी हुआ है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं। बट ओनली जीएनएम के बेस पे अगर ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भरने वाले हो तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। अब वो कैसा चाहिए? ओके, वो कैसा चाहिए देखो, सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ने ही देना चाहिए, उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कितना महीना, डेट, मंथ, ईयर मेंशन चाहिए कि भाई ये साल में ये बंदे ने यहाँ पे ज्वाइन किया और इतने इतने सैलरी पे काम किया है। ओके, और उसकी ड्यूटीज़ क्या थी, इस तरीके से लिखा होना चाहिए। ओके, एंड एसएनओ के लिए उन्होंने बोला है अगर बीएससी नर्सिंग हो, पीबी बीएससी नर्सिंग हो, एमएससी हो, वॉट एवर इट में भी, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो कम से कम आपको नर्सिंग ऑफिसर बोल के या स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का यहाँ का एक्सपीरियंस चाहिए, कोई भी हॉस्पिटल का। आप प्राइवेट में काम कर रहे हो तो भी चल जाएगा, आपको गवर्नमेंट में काम कर रहे हो तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको 200 बेड, कम से कम 200 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए जो हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस ले रहे हो, और कम से कम 3 साल आपने वहाँ पे काम किया हो। ऐसे ही इंस्टीट्यूट में अगर एक्सपीरियंस है तो ही आप एसएनयू के लिए अप्लाई कर पाओगे। ओके, यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं एसएनयू के लिए? आप यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जो एट प्रेजेंटली कम से कम 200 बेडेड हॉस्पिटल में काम कर रहा है, कोई भी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेंट्रल हो, कुछ भी हो, 200 बेडेड हॉस्पिटल है आपका, आप काम कर रहे हो। ओके, और आपको मिनिमम 3 साल का, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस पूरा चाहिए, उसमें डेट अच्छे से मेंशन होना चाहिए कि भाई ये तारीख को ज्वाइन हुआ है ये बंदे ने 2022 को, और अभी टिल डेट तो भी इस तरीके से आपका सर्टिफिकेट चाहिए। तो ऐसा सर्टिफिकेट आपको बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू में या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, अब बहुत सारे लोग अपने डीएमईआर में काम कर रहे हैं, ओके, उनका एक्सपीरियंस हो चुका है, तो ऐसे बंदों को, या पीएसयू में काम कर रहे हो या ईएसआईसी में ऑलरेडी काम कर रहे हो और आपको अभी एसएनओ बनना है, या आप समझ लो एम्स में ही काम कर रहे हो और अभी आपको एसएनओ की एग्ज़ाम देना है क्योंकि आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, तो भाई आपको एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर से लेना पड़ेगा। ओके, एज रिलैक्सेशन सिर्फ एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाला है। ओके, देन पीडब्ल्यूडी और बाकी के हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, तो कैसे मिलेगा? जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे अभी मिनिमम 30 साल का आपको देना है, जो ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का जो कोई भी हो। अब जहाँ पे हम देखेंगे, अब समझ लो जहाँ कहीं पे 30 रहेगा, कहीं पे 35 रहेगा, तो 30 साल अगर बोला है ओपन के लिए तो भाई आप एससी एसटी हो तो 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड ओबीसी के लिए आपको 3 साल यानी 30 साल से लेके यहाँ पे 33 ईयर्स तक। पीडब्ल्यूडी है तो आपको समझ लो 30 से 10 यानी 40 ईयर तक। ओके, इस तरीके से। और अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो और आपको अभी और से अप्लाई करना है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिनका कम से कम 3 साल का काम कर चुके हैं कोई इंस्टीट्यूट में, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया है। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन से इंस्टीट्यूट में कितना जगह है, ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, देन उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस कितना है? एप्लीकेशन फ़ीस आपको अगर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हो आपको, ओके, जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट आइदर वो मेल हो या फीमेल हो, आपको 3000 रुपये फीस देना पड़ेगा। एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो उसके लिए 2400 की फीस देनी पड़ेगी। एंड जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आपने अगर एग्ज़ाम दे दिया, फॉर्म भर दिया, ये सीआरई का फॉर्म भरा और आपने एग्ज़ाम दे दिया, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो जो 2400 रुपये जो भरते हो आप, वो आपको रिफंड हो जाएंगी आफ्टर द एग्जामिनेशन। लेकिन आपने एग्ज़ाम दिया तो ही रिफंड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। ओके, बाकी कैंडिडेट को कोई भी कैंडिडेट जैसे ओबीसी एंड जनरल कैंडिडेट को 3000 रुपये वापस नहीं मिलेंगे, एससी एसटी को वापस मिल जाएगा एग्जाम अगर आपने दे दिया तो। ओके, हाँ, डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको देखो, एग्ज़ाम कब होने वाली है? 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में एग्ज़ाम होने वाली है। तो कम से कम आपको 10 दिन पहले, ओके, 10 दिन पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको रिजर्वेशन वगैरह करना पड़ेगा, जाने के लिए ये वो करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके सेंटर कहाँ पे मिलेंगे? सेंटर ऑल ओवर इंडिया मिलेगा आपको, जैसे कि नॉर्थ सेट के जो सेंटर्स होते हैं उसी तरीके से आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अभी महाराष्ट्र की बात करेंगे तो मुंबई मिलेगा, पुणे मिलेगा,
नागपुर मिलेगा। ओके, इस तरीके से ये सेंटर 3 सेंटर आपको मिलने के चांसेस है, ये यहाँ पे हो सकती है एग्ज़ाम। ओके, देखते हैं अगर ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो वो किस तरीके से देते हैं उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन बड़े बड़े सिटीज़ में आपको ये सेंटर मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। अगर एडमिट कार्ड आपको 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ओके, सिटी आपको जो है वो 10 दिन पहले आपको सिटी का बारे में पता चलेगा कि भाई आपको नागपुर में एग्ज़ाम होने वाला है या मुंबई में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप टिकट कर सकते हो। और जो आपका एग्जामिनेशन हॉल कार्ड है वो 3 दिन पहले आ जाएगा। ठीक है, अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस देखो, सिलेबस कैसा होने वाला है। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट का। ओके, 90 मिनट का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। ओके, उसमें 100 MCQs छुड़ाने पड़ेंगे, 100 MCQs आपको छुड़ाने पड़ेंगे। हर एक MCQ लिए 4 मार्क्स, यानी आपको 400 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। ओके, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। ओके, 0.25 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। ओके, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए निगेटिव मार्क यहाँ पे है। ओके, राइट है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। 2 मिनट हम लोग देखते हैं। सॉरी, 1 मार्क्स कम होगा, 1/4। ओके, 1/4 आपका कम होगा, तो हर एक राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स आपके टोटल मार्क्स से डिडक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। ओके, उसके बाद देखो 100 में से आपके 25 जो MCQ है वो जीके के रहेंगे, एप्टीट्यूड के रहेंगे, जनरल ऑफ कंप्यूटर के रहेंगे। ओके, और 75 मार्क्स आपके ये नर्सिंग के रहने वाले। अगर नर्सिंग की एग्जाम दे रहे हो, जो भी है नर्सिंग की, यानी आपका जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट की, जो फार्मासिस्ट का डोमेन से रिलेटेड आपके MCQ आएंगे। नर्सिंग के तो नर्सिंग के आएंगे, फार्मेसी को फार्मेसी आएंगे, टेक्नीशियन जो टेक्नीशियन के आएंगे, उसके हिसाब से ये एग्जाम रहने वाला है। ओके, हाँ, यहाँ पे 5 सेक्शन में एग्जाम होने वाली है। जैसे कि नॉर्सेट का पैटर्न है, जैसे 5 सेक्शन होते वाले। ओके, तो आपको हर एक देखो 5 सेक्शन में डिवाइड होगा, यानी देखो 20 MCQ आपको 18 मिनट में सॉल्व करने हैं। देखो एक बार ये सेक्शन खत्म होने के बाद ही आप दूसरे सेक्शन में जाओगे, तो 20 MCQ 18 मिनट, 20 MCQ 18 मिनट, 20 MCQ 18 मिनट, ऐसे 5 सेक्शन रहेगा। एक बार एक सेक्शन खत्म हुआ तो यहाँ पे जा सकते हो, दोबारा ये सेक्शन में आप जा नहीं सकते हो। ओके, ध्यान में रखना, वापस नहीं जा सकते हो। 20 मिनट होने के बाद ही ये दूसरा सेक्शन ओपन होता है, ध्यान में रखना। ओके, नॉर्सेट का पैटर्न ऐसा ही होता है और ये भी इस तरीके से हुआ है। यहाँ पे बोला है कि आपको ईच सेक्शंस अपीयर ओनली 1 ड्यूरिंग द 90। ओके, एक ही टाइम पे, क्योंकि आप छोड़ोगे नहीं भाई मेरे को नहीं आ रहा मैं आगे जाता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, आपको 20 MCQ 18 मिनट में ही सॉल्व करना है, उसके बाद वो MCQ का सेक्शन आपको दिखने वाला नहीं है, ये ध्यान में रखना। ओके, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे निगेटिव का मैंने बता दिया आपको कि भाई 1/4 आपके डिडक्ट हो जाएंगे। निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, तो 1/4 आपके निगेटिव होता है यहाँ पे। तो अगर 4 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल रहा है तो 1 मार्क्स आपका निगेटिव हो जाएगा अगर गलत हो जाता है तो। ठीक है, ये हो गया है। यहाँ पे आगे मैंने पढ़ा था, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो भी आपको मैं आगे बता दूंगा कि भाई निगेटिव तो डेफिनेटली यहाँ पे है। ओके, उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन वही आपका हिंदी इंग्लिश में रहने वाला है। जो भी आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन को उल्टा पलटा के आप देख सकते हो। ओके, देखो क्वालिफाइंग नेचर यहाँ पे दिखा है, अभी मैंने बोला था ना आपको। तो ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। ओके, 100 MCQ इंटू 400 का पेपर हो गया। हर एक इसके लिए आपका 1/4 मार्क्स कम हो जाएगा। 1/4, 4 का 1/4 कितना होता है, 1 मार्क्स आपका निगेटिव हो जाएगा अगर गलत हो जाता है तो। क्वालिफाइंग मार्क्स अगर ओपन से बिलोंग करते हो तो 40% मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। ओके, 400 में से 40% आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे, ध्यान में रखना। ओके, 400 में से 40%। ओके, अगर आप UR एंड EWS है तो, एंड OBC के लिए 35% मार्क्स लेने पड़ेंगे, और SC ST में 30% मार्क्स लेने पड़ेंगे अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। ओके, ठीक है, मार्क्स लगने के लिए मेरिट में आना पड़ेगा, क्वालिफाई करने के लिए इतना आना पड़ेगा। ठीक है, टाई मार्क्स आपके डोमेन के मार्क्स के हिसाब से, अगर दोनों के मार्क्स सेम हो जाते हैं तो डोमेन में, जैसे आपका पर्टिकुलर जो भी डोमेन है वहाँ पे जितने मार्क्स मिलेंगे उसके हिसाब से रहने वाला है। ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूँ एडवर्टाइजमेंट। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं ESIC नर्सिंग ऑफिसर के लिए। देखो नर्सिंग ऑफिसर की जगह है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आपकी एज मैक्सिमम 30 ईयर्स है। ओके, ध्यान में रखना। ओके, अब अगर आप ESI के एम्प्लॉय हो तो रिलैक्सेबल फॉर एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ओके, ठीक है, जैसे कि अभी ESI में अगर काम कर रहे हो तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके, ठीक है। बहुत सारे जो अदर फील्ड में वगैरह जैसे कि नर्सिंग ऑर्डरली वगैरह रहते हैं GNM कैंडिडेट, ओके, तो उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके, तो मैक्सिमम 30 ईयर्स, यानी ओपन के लिए आपको यहाँ पे 30 ईयर्स आपको बोला है। ठीक है,
तो यहाँ पे SC/ST के लिए 35 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो और OBC के लिए 30 ईयर्स तक जा सकते हो। ओके, अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो तो आपको और 5 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपका जो कैटेगरी का पकड़ के। देखो यहाँ पे BSc नर्सिंग है तो फॉर्म भर सकते हो, PBBSc नर्सिंग है तो फॉर्म भर सकते हो, सिर्फ आपको आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए और BSc नर्सिंग या PBBSc होना चाहिए। ओके, ठीक है। अगर आपका डिप्लोमा सिर्फ GNM हुआ है तो GNM के लिए क्या है क्राइटेरिया, देखो GNM के लिए यहाँ पे बोला है कि भाई आपको GNM के साथ रजिस्ट्रेशन चाहिए। ओके, डिप्लोमा अगर हुआ है तो रजिस्ट्रेशन चाहिए आपका, कोई भी चलेगा, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का आपका चल जाएगा यहाँ पे। ओके, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डिप्लोमा होने के बाद आपका क्या होना चाहिए, कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद इम्फाल के लिए भी सेम वैसा ही है, यहाँ पे 2 साल का बोला है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस बोला है अगर GNM है तो। ओके, इम्फाल के लिए। देन उसके बाद पब्लिक हेल्थ नर्स की जगह है एम्स ऋषिकेश में। ओके, तो यहाँ पे भी BSc प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस ऐसा बोला है। देन SNO की बात करते हैं, अगर SNO की बात करते हैं तो जैसे अगर आप यहाँ पे SNO बहुत जगह पे निकली है, जैसे एम्स जम्मू में, नागपुर में। ओके, नागपुर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जगह है तो 21 से लेकर 35 साल तक, यानी 35 ओपन का कैंडिडेट है तो ओपन 35 साल तक फॉर्म भर सकता है। और यहाँ पे अगर SC/ST है तो 40 साल तक हो जाएगा, OBC है तो 30 ईयर्स तक हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, आपका BSc नर्सिंग चाहिए या PBBSc नर्सिंग चाहिए, PBBSc, BSc नर्सिंग या MSc, कोई भी कैंडिडेट हो। ओके, आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए और आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए। देखो एक्सपीरियंस कितना चाहिए, SNU के लिए अगर भर रहे हो तो आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आफ्टर द नर्स ग्रेड 2 का एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे नर्सिंग ऑफिसर का इस तरीके बोलेंगे, नर्सिंग ऑफिसर का आपका यानी या स्टाफ नर्स का या जो भी है, आपको कितना चाहिए, आपका जो भी BSc नर्सिंग होने के बाद या PBBSc नर्सिंग होने के बाद आपने अगर कोई हॉस्पिटल में ज्वाइन किया तो वो हॉस्पिटल कम से कम 200 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए और 200 बेडेड हॉस्पिटल में 3 साल का आपका कंटिन्यूस एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 200 बेडेड हॉस्पिटल का या जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे काम करने का अनुभव चाहिए आपको 3 साल का। ओके, तभी आप SNO के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे नागपुर है, पटना है, जम्मू है, देखो हर जगह में सेम ही लिखा है। देन रायबरेली है, ओके, भटिंडा है, देवघर है, गोरखपुर है, तो यह सभी जगह पे SNO की जगह है। ओके, ठीक है, तो अभी यहाँ पे और देख लेते हैं कि अभी जगह कितनी है। तो अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी कितनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको वैकेंसी भी पता लगनी चाहिए। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की बात करते हो यहाँ पे, ओके, फीमेल ESIC में अगर फीमेल की, क्योंकि यहाँ पे 80% जगह और यहाँ पे 20% जगह, वो तो लग गया है। ओके, तो ESIC में अभी देखो UR की 194 जगह अगर फीमेल्स के लिए, EWS के लिए 46, OBC के लिए 121, SC के लिए 65, ST के लिए 34 एंड टोटल 460 जगह। ओके, टोटल 460 जगह आप फीमेल के लिए है यहाँ पे, और इसमें से 21 जगह जो है आपकी PWBD के लिए चली जाएगी, एक सर्विसमैन की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। ओके, ठीक है, अगर PWD का जो क्राइटेरिया है यहाँ पे आप पढ़ लीजिए कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी जगह है। ओके, देन अगर मेल की बात करते हैं ESIC की तो 48 आपकी मेल UR की है, और EWS की 12 है, OBC की 29 है, SC की 16 है, ST की 8 है, टोटल 113। ओके, तो ऐसे पकड़ के 460 प्लस 113 करेंगे तो यहाँ पे कितनी जगह हो जाती है, ओके 573 वैकेंसी आपको यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि मैंने बोला था 574 वैकेंसी कम से कम ESIC की आने वाली है। एक तो नॉर्सेट में जाएंगी या CRE में जाएगी, तो यहाँ पे देख सकते हो 573 जगह आपको यहाँ पे दिख रही है ESIC में। ओके, इम्फाल में नर्सिंग ऑफिसर की जगह दिख रही है आपको 13। ओके, फीमेल के लिए और मेल के लिए 3 जगह दिख रही है आप यहाँ पे। ओके, ठीक है, ANM की जगह है, ANM की भी एक जगह यहाँ पे दिख रही है, ये नजफगढ़ दिल्ली के लिए जगह है। ठीक है, ANM कैंडिडेट है तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि ANM की भी वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, उसके बाद अगर जम्मू की बात करते हैं, जम्मू में भी देखो यहाँ पे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की 15 और 6 यानी यहाँ पे लगभग 21 जगह आपको दिख रही है। ओके, देन अगर नागपुर की बात करिए तो 46 और यहाँ पे 12 यानी कितना हो गया 58 वैकेंसी, जो हमने RTI डाल के पता की थी नागपुर में। तो मेल की नागपुर में 12 जगह है और फीमेल की SNO के लिए 46 जगह है। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि भाई बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, जिनका काफ़ी अच्छा बड़ा एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि एक ही एग्जाम करना है और एग्जाम में भी 75 आपके नर्सिंग के सवाल आने वाले, 25 नॉन नर्सिंग के सवाल आने वाले, तो इसको क्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखो अच्छे से पढ़ाई पे लगो। ओके, पटना में भी आपका लगभग 39 का वैकेंसी है, 8 आपकी मेल आते हैं
और 31 आपके फीमेल के लिए आ रही है। और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे रायबरेली में 49 वैकेंसी आपको दिख रही है, 9 मेल की और फीमेल की 40, और भटिंडा में भी आपको दिख रही है। देन उसके बाद देवघर में दिख रहा है आपको, ओके। और यहाँ पे बहुत काफ़ी बड़ी मात्रा में आपको दिख रहा है। अभी इसके बाद ही हम बात करेंगे कि आपको सर्टिफिकेट क्या लगने वाला है। देखो, अगर आप EWS कैंडिडेट हो, ओके, अगर आप EWS कैंडिडेट हो, अगर आप OBC कैंडिडेट हो, तो आपको सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे। ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पे दिख जाएगा, ओके। अगर स्क्रिप्ट है, यानी आपके जगह पे कोई और एग्जाम लिखना चाहते हैं आप, नहीं, आप हैंडीकैप जो कैंडिडेट है उनके लिए, तो ये परफॉर्मा भरना पड़ेगा, ओके। उसके बाद ये फिजिकल लिमिटेशंस कैंडिडेट के लिए, हाँ, ये OBC के लिए, ओके। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। PWD का ये है। देन ये OBC का सर्टिफिकेट इस तरीके से आपको बनवा के लेना पड़ेगा, ओके। जो OBC का सेंट्रल का सर्टिफिकेट आपको पता रहना चाहिए, ओके। SC और ST के लिए कोई नहीं है, अगर आपने निकाल के रखा है तो वो चल जाएगा, लेकिन OBC कैंडिडेट है तो भाई इस साल का, यानी 2024 से लेके 2025 का आपका सेंट्रल का OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो आपको वहाँ से निकाला जाएगा, ध्यान में रखना। इसलिए ये सर्टिफिकेट है सेंट्रल का सर्टिफिकेट, OBC वाले तभी फॉर्म भरो। वैसे ही EWS का ऐसा होता है, वो EWS का भी 2024 से लेके 2025 का अगर सर्टिफिकेट है तभी आप फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज ये फॉर्म नहीं भर सकते, ओके। तो होप सो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। कुछ भी डाउट है तो फटाफट कमेंट करिए, डेफिनेटली आंसर करूंगा, ओके। यूट्यूब में भी आंसर करूंगा, आप व्हाट्सअप में भी आप मैसेज रख सकते हो, और साथ ही साथ मैं बहुत जल्दी Q&A सेशन ले लूँगा इससे रिलेटेड, ओके, आज या कल में। तो हम लोग वहाँ पे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।